नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की हिंदी की पहली क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे लिपि, वर्ण एवं शब्द से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी। हिंदी एक सशक्त एवं प्रगतिशील भाषा है। इसमें संस्कृत की लिपि, वर्णमाला और उसके उच्चारण को अपनाया गया है। इसमें अधिकांशतः संस्कृत की ध्वनियों को ग्रहण किया गया है। अतः हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि अर्ध अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। इसमें कुल 48 वर्ण या अक्षर या चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को स्वर एवं व्यंजन दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी से भी कतिपय चिन्ह लिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं, स्वर एवं व्यंजन। आइए सबसे पहले जान लेते हैं स्वर के बारे में। उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और वह व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनकी संख्या याद रखिएगा 11 है। 11 स्वर होते हैं। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ एवं औ। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, जिसके अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एवं ऋषि। फिर है दीर्घ स्वर, के अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर है संयुक्त स्वर, जिसके अंतर्गत ए, आई, औ और औ आता है। ए, आई, ओ और औ आता है। इसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में याद रखिएगा इस तरह की चंद्रबिंदी लगी होती है। इन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दाव, दांत आदि। फिर है अनुस्वर। अनुस्वर में याद रखिएगा ऊपर सिर्फ एक बिंदी आती है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे लंगूर, अंगूर, गंगा। को पहचानने का सीधा सा तरीका होता है, अनुस्वर में ऊपर एक बिंदी लगी रहती है और अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदी लगी रहती है। अगर चंद्र बिंदी लगी है तो वह अनुनासिक है और ऊपर अगर एक बिंदी लगी है तो वह अनुस्वर है। फिर आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये का एक व्यंजन है, लेकिन अगर का से अपन आ अलग करते हैं तो इसमें नीचे हलंत आती है। लेकिन का एक पूर्ण व्यंजन है, का एक पूर्ण व्यंजन है। अगर इनका संधि विच्छेद करते हैं या इन्हें अलग करते हैं तो याद रखिएगा आ अलग करने के साथ नीचे हलंत आती है। हिंदी में वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। सबसे पहले है स्पर्श, फिर है अंतस्थ, फिर है ऊष्म। अगर बात स्पर्श व्यंजन की जाए तो स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस जाति के पांच पांच व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 5 व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। पहला वर्ण है जैसे का, तो का वर्ण के वर्ग में आएगा का, खा, गा, घा, डा और यह कंठ से बोला जाता है। फिर आता है चा वर्ग। चा में आएगा चा, छा, जा, झा और इया के अंतर्गत यह तालु से बोला जाता है। फिर आता है ता वर्ग। ता में आता है टा, ठा, डा, ढा, णा और यह मूर्धा के अंतर्गत आता है या मूर्धा से बोला जाता है। फिर आता है ता वर्ग। ता के अंतर्गत आता है ता, था, दा, धा और ना और इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। फिर आता है पा वर्ग। पा में आता है पा, फा, बा, भा, मा और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। पर अपन ने देखे थे स्पर्श व्यंजन, फिर है अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या 4 होती है। याद रखिएगा या, रा, ला और वा यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत एवं ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन को। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। यह भी 4 होते हैं, ता, सा और हा, यानी तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। फिर है बाहम प्रश्न के अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं।
अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण एवं महाप्राण। आइए जानते हैं अल्प प्राण व्यंजन के बारे में। तो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख के अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी कि जैसे अपन ने अभी देखे थे काखा घा के वर्ग, तो उसमें जो पहला रहेगा, तीसरा रहेगा और पांचवा वर्ण रहेगा उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। ये अल्प प्राण है। जैसे का, गा, डा, चा, चा, या, टा, ठा, डा, अणा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा, ला, बा, यह भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। फिर है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख से अधिक मात्रा में वायु निकाले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे हा, घा, हा, घा, हा, घा, हा, फा एवं भा। इसके अलावा याद रखिएगा समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन जो भी होते हैं यारा, ला, बा, यह अल्प प्राण होते हैं और समस्त ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। तीनों सा एवं हा। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी या फारसी? तो आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी लिपि वैज्ञानिक है? रोमन, गुरुमुखी, फारसी या देवनागरी? तो याद रखिएगा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? याद रखिएगा फारसी लिपि इसका सही जवाब होगा, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या होती है 11, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 44 होती है, 44। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33। याद रखिएगा 33 व्यंजन प्लस 11 सुर, इस तरह से 44 टोटल अक्षर या वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मूल ध्वनिया, मौखिक ध्वनि, लघुत्तम अक्षर या बृहत्तम अक्षर? तो याद रखिएगा वर्ण को मूल ध्वनि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है सा, 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 हा, पा, फा, बा, भा, मा, यारा, ला, बा, मा, सॉरी या, रा, ला, बा, आ, ई, उ। यह तो स्वर है, व्यंजन पूछा गया है, तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, बा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन भी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन अभी अपन ने डिस्कस किया था, सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन भी होते हैं, तीनों सा एवं हा। अगला प्रश्न है महाप्राण शब्दों की संख्या कितनी है या महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा महाप्राण वर्णों की संख्या 20 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वर का चिन्ह क्या है? याद रखिएगा अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वर का चिन्ह होता है बिंदी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और अगर आपसे अनुनासिक पूछा जाता तो याद रखिएगा अनुनासिक में होता है चंद्र बिंदी। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शब्द वाली वीडियो। 4 होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। वह भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है उ, ई, बड़ा ऊ एवं ऋषि कौन से स्वर हैं? तो याद रखिएगा यह चारों ह्रस्व स्वर के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अक्षर का उच्चारण मुंह एवं नाक से नहीं होता?
दा, या, मा या बा। तो याद रखिएगा मुंह और नाक से नहीं होता, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बा का उच्चारण मुंह एवं नाक से नहीं होता, बाकी इन तीनों का होता है, डा, या एवं मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अक्षर का उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता। याद रखिएगा ता वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता, इसके अलावा उ, मा और फा तीनों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और इन्हें पहचानने का तरीका भी यही है कि आप एक बार इन्हें बोल के देखिएगा। अगर ता बोलेंगे तो आपको दांत यानी कि दंत का उपयोग करना पड़ेगा ता बोलने के लिए। इसके अलावा उ, मा और फा अगर आप बोलेंगे तो आपको ओष्ठ यानी कि ओठों का उपयोग करके बोलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ओ और औ निम्नलिखित में से कौन से स्वर है। तो याद रखिएगा यह जो बड़े वाले स्वर रहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ओ और औ, यह सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्णों का उच्चारण कितने स्थानों से किया जाता है। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 9। तो याद रखिएगा वर्णों का उच्चारण कुल 9 स्थानों से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ या दांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत एवं ओठ दोनों की सहायता से। वाह। अगला प्रश्न है प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा प्रयोग के अनुसार शब्दों के कुल 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भाषा किसका साधन है। ऑप्शन दिए गए हैं अभिव्यक्ति का, लिखने का, बोलने का या अध्ययन का। तो याद रखिएगा भाषा अभिव्यक्ति का साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या है। ई, आ, यहां मिसप्रिंट थोड़ी सी औ है। तो याद रखिएगा संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जो दो स्वरों को मिलकर बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा आ प्लस ई मिला के ए बनता है, या आ और आ मिलाकर, या आ और ओ मिला के औ बनता है। तो यह संयुक्त स्वर होते हैं जो दो स्वरों को मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 5 है, पन्ने ऊपर देखा था, ए, ओ, औ और ऋषि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां मिसप्रिंट है, औ है यहाँ पे। औ एक संयुक्त स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से बनी ध्वनियों को क्या कहा जाता है। एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से बनी ध्वनि। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, रूढ़ या स्वर। तो याद रखिएगा एक से अधिक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी ध्वनि को शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में आ के उच्चारण के बराबर समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जिनमें आ के उच्चारण के समय का बराबर लगता है, आ के उच्चारण के बराबर समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ता, हा, दा एवं हा का उच्चारण स्थान कहां है। ऑप्शन है जीभ के प्रयोग के बिना, केवल ओठों से, कंठ एवं ओठों के मेल से, या दांतों के साथ जिह्वा के मेल से। तो याद रखिएगा दांतों के साथ जिह्वा के मेल से उच्चारण किया जाता है ताथा दाधा का। तो दोस्तों ये थी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की हिंदी की स्पेशल सीरीज की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसकी अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अपना शब्द वाला पोर्शन, जिसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को पहचानने के रूल्स एवं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 8 वीडियोस मैंने जीएस वाली भी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। तो अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने जीके, जीएस, साइंस एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप प्रश्नों को डिस्कस किया है। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।